हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स। तो हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है सीटेट पेपर 1 के डेली डोज, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज अब जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटेंट पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे हमें अब उस कंटेंट की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे लिए तभी आएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ, आप उसका आंसर करते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग उसमें ही पढ़ते हैं। तो उसमें आप जुड़िए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उसका लिंक दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का। आप उसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जुड़ सकते हैं। तो अगर हम आज का ये सेशन स्टार्ट करें तो इसमें 10 क्वेश्चंस है और मैथमेटिक्स पेडागोजी के इसके क्वेश्चंस है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है पर इतना डिफ़िकल्ट है नहीं अगर हम उसको सही से समझे तो इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट स्टूडेंट कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन algorithmically but fail to explain why borrowing works. Which pedagogical approach would best address this gap? तो हम ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन ए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्कशीट्स। बी, यूज ऑफ प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स एंड रीग्रुपिंग एक्टिविटीज। ऑप्शन सी, रिपीटेड ओरल क्वेश्चंस। एंड ऑप्शन डी, टाइम्ड सब्ट्रैक्शन टेस्ट। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझे तो एक टीचर ऑब्जर्व करती है स्टूडेंट परफॉर्म वो सब्ट्रैक्शन को करने में फेल हो रहा है। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन वो कर पा रहा है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि जो बोरोइंग होती है, जो हम बोरो करते हैं सब्ट्रैक्शन में, वो कैसे काम करती है। मतलब क्वेश्चन कर लिया उसने, समझ मतलब रट के या कैसे भी उसने क्वेश्चन तो कर लिया पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि हमने बोरो कैसे किया। राइट, तो उसको कौन सा वो जो अप्रोच है, कौन सी पेडागोजिकल अप्रोच जो होगी वो इस गैप को, जो उसका गैप आ रहा है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि कैसे बोरो वर्क करता है, तो कौन सी बेस्ट अप्रोच रहेगी उसको ये सिखाने में। राइट, तो इसमें ऑप्शन ए की हम बात करें तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्कशीट, क्या हम उसको प्रैक्टिस करवाएं। बी ऑप्शन, यूज ऑफ प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स एंड रीग्रुपिंग एक्टिविटीज़, हम उसको प्लेस वैल्यू ब्लॉक से या रीग्रुपिंग एक्टिविटीज़ हम उसको करवाएं। सी, रिपीटेड ओरल क्वेश्चंस, उसको ओरल क्वेश्चंस रिपीट करवाएं। डी, टाइम्ड सब्ट्रैक्शन टेस्ट हम उसको ले। तो हम देखें ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्कशीट, हम ड्रिल और प्रैक्टिस उसको करवाते ले, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन जब तक नहीं करवाएंगे, हम उसको बताएंगे नहीं, तो उसको प्रैक्टिस तो क्वेश्चंस तो वो कर ही लेगा लेकिन कैसे बोरो हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो उसको आएगा भी नहीं अगर लेकिन सिर्फ हम प्रैक्टिस करवाते रहे तो। हाँ, बी ऑप्शन अगर हम देखें, यूज़ ऑफ प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स, अगर हम उसको प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स एंड रीग्रुपिंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं ताकि उसको चीज़ें समझ आए। और किससे प्लेस वैल्यू, क्योंकि बोरोइंग इन सब्ट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू एंड रीग्रुपिंग, नॉट मेमोराइजिंग। अगर आप देखेंगे मेमोराइजिंग पे नहीं है, बोरोइंग में सब्ट्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो प्लेस वैल्यू और रीग्रुपिंग से होता है। प्लेस वैल्यू ब्लॉक से लर्नर्स को हेल्प मिलेगी और वो देख पाएंगे कैसे 110 बिकम 10 वंस। इट बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो कॉन्सेप्चुअल ही अंडरस्टैंड बच्चे कर पाएगा, तभी वो एक्सप्लेन कर पाएगा कि बोरोइंग कैसे काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी, यूज ऑफ प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स एंड रीग्रुपिंग एक्टिविटीज। Question 2. According to constructivist theory, which classroom practice most support meaningful learning of fractions? According to constructivist theory. अब देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का मतलब क्या है। सबसे पहले जो बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, कोई भी कंस्ट्रक्ट करता है अपनी खुद की नॉलेज, ठीक है, अपनी खुद की नॉलेज को बनाता है कुछ एक्टिविटी करके, कुछ हैंड्स ऑन करके, तो वो होता है मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब जब स्टूडेंट अपने खुद की फ्रैक्शन, इसमें हम देखेंगे तो विच क्लासरूम प्रैक्टिस मोस्ट सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ फ्रैक्शंस। राइट, अभी तक हमने कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पढ़ा था कि कुछ जो भी हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इसमें वो पूछा है हमसे कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिस जो होगी, क्लासरूम प्रैक्टिस मोस्ट सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ फ्रैक्शन। क्लास को हमने स्पेसिफाई कर दिया
कि लर्निंग ऑफ फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं और कौन सी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी इनमें से बेस्ट रहेगी क्लासरूम में, राइट। तो फर्स्ट है मेमोराइजिंग। अगर हम देखें कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो मेमोरी तो नहीं आएगा कि हम रट ले मेमोराइजिंग फ्रैक्शन रूल्स, नो। ऑप्शन बी, टीचर डेमोन्स्ट्रेट फॉलोड बाय प्रैक्टिस। टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, अब बच्चा उसको कर रहा है, नहीं, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं हुआ, बच्चे ने खुद से कुछ नहीं किया। ऑप्शन सी देखेंगे, अलाउइंग लर्नर टू क्रिएट देयर ओन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशंस, राइट। एंड डी इज डेली रिटन टेस्ट, नहीं। तो आप देख पा रहे हो, अगर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की जिसमें बच्चा खुद बना रहा है, खुद कर रहा है, वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसका होगा ऑप्शन सी, टीचर अलाउइंग लर्नर टू क्रिएट देयर ओन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब स्टूडेंट अपने खुद के फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन करता है, लाइक पेपर फोल्डिंग, ड्राइंग, तो लर्नर बिकम मीनिंगफुल नॉट मैकेनिकल। तो लर्निंग क्या होगी, मीनिंगफुल होगी, राइट। ऑप्शन हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अ चाइल्ड सेज 1:8 इज ग्रेटर देन 1:6, राइट, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 6. दिस एरर इंडिकेट्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। देखिए अब क्वेश्चन हम समझे। अ चाइल्ड सेज, एक बच्चे ने कहा 1:8 इज ग्रेटर देन 1:6, ठीक है। क्यों कहा, क्योंकि 8 इज बिगर देन 6। उसने डिनोमिनेटर को देखा, 8 को देखा एंड 6 को देखा, उसने बोल दिया 8 इज बिगर, क्योंकि उसने 8 और 6 को कंपेयर किया। तो ये एरर जो है वो किसको इंडिकेट करती है, किस चीज़ में डिफिकल्टी है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, डिवीजन एल्गोरिथम, बी, होल नंबर बायस, सी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डी, प्लेस वैल्यू सिस्टम, राइट। तो इसमें क्या हुआ, बच्चे ने क्या करा, इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बच्चे ने इग्नोर किया फ्रैक्शन को, और उसने 1:8 नहीं देखा ना, उसने क्या देखा, सिर्फ 8। उसने सिर्फ डिनोमिनेटर देखा। तो बच्चे ने इग्नोर किया फ्रैक्शन, ठीक है, और कंपेयर किसको किया, होल नंबर को, 8 एंड 6। अगर हम इसको समझे तो मैं इसमें बॉक्स लेना चाह रही हूँ, राइट। शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है, एक मिनट, राइट, अब आएगा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे ने 8 एंड 6 को क्या लिया, एज होल नंबर, राइट। एट और 6 को होल नंबर लिया। अब ये जो मिस्टेक है ये क्या है, इतना तो हम समझ पाए ना, बच्चे ने 1:8 एंड 1:6 मतलब फ्रैक्शन को इग्नोर करके सिर्फ होल नंबर देखे। 8 एंड 6 इज अ होल नंबर, उसने 8 और 6 को देखा कि कौन सा बड़ा है, उसने बता दिया 8 बड़ा है। तो ये क्या मिस्टेक है, ए, डिवीजन एल्गोरिथम, उसको किस में डिफिकल्टी है, बी, होल नंबर बायस, सी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, डी, प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इसमें हम समझ पाएंगे, हमने होल नंबर की बात करी है, तो ऑप्शन बी, इस कॉन्सेप्ट में जो बच्चा गलती करता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर बायस, राइट, उसको हम बोलते हैं होल नंबर बायस। ऑप्शन हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच असेसमेंट मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सा असेसमेंट मेथड, विच असेसमेंट मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू इवेल्युएट स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसकी हमें करनी है, स्टूडेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, ताकि एक बार हमने जस्ट गो थ्रू किया और सेकेंड टाइम जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम स्पेसिफिक देख रहे हैं कि क्या हमसे पूछा है, राइट। तो ऑप्शन ए हम देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी, स्पीड बेस्ड ओरल टेस्ट, सी, हमारे क्या है, आस्किंग स्टूडेंट टू क्रिएट वर्ड प्रॉब्लम है ऑन मल्टीप्लिकेशन, एंड डी, रिपीटेटिव न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस। तो कौन सा असेसमेंट मेथड, कैसे हम बच्चे को असेस करें कि उसको मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको समझ आया है, कैसे असेस करेंगे, हम उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दें, बी, स्पीड बेस्ड ओरल टेस्ट दे, नहीं, आस्किंग स्टूडेंट टू क्रिएट वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन,
और रिपीटेटिव न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रीज़न क्या है इसका ऑप्शन सी करेक्ट होने का? जब स्टूडेंट खुद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उसको खुद एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है तो वो कॉन्सेप्ट को क्लियर समझेगा, राइट। एंड हाउ टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन वो भी समझ पाएगा। वो क्वेश्चन को तब बनाएगा जब वो समझ सकता है कि हमें मल्टीप्लाई कब करना है, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई कब हम करेंगे, कैसे करेंगे, अगर उसको वो कॉन्सेप्ट समझ आता है तभी वो वर्ड प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट को हम बोलेंगे वर्ड प्रॉब्लम बनाओ। अगर बच्चे ने वर्ड प्रॉब्लम हमें सही से बनाया, सब कुछ सही है, तो हम समझ सकते हैं कि उसको जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो समझ आ गया, राइट। क्वेश्चन 5th, a teacher want to develop mathematical reasoning among primary learners. Which activity would be most effective? अब हमें क्या करना है, दोबारा से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ टीचर वांट टू डेवलप मैथमेटिकल रीजनिंग अमंग का किस में, प्राइमरी लर्नर्स में। विच एक्टिविटी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, कौन सी एक्टिविटी है जो मोस्ट इफेक्टिव है? ए, सॉल्विंग 20 सिमिलर प्रॉब्लम्स। बी ऑप्शन, एक्सप्लेनिंग स्टेप्स एग्जैक्टली एज टॉट। B, C, justifying answer using drawing or models, and D, memorizing table up to 20। तो इसका क्या आंसर होगा? अगर हम देखें कि कौन सा मैथमेटिकल रीजनिंग हमें प्राइमरी लर्नर्स को सिखानी है तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिव होगा? 20 सिमिलर प्रॉब्लम्स दे दी, सेम प्रॉब्लम दे दी तो नहीं होगा, ठीक है। और स्टूडेंट को डेवलप करना है उसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग। एक्सप्लेनिंग स्टेप्स हम बता रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। सी, जस्टिफाइंग आंसर यूजिंग ड्राइंग्स एंड मॉडल, हम अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर रहे हैं किसके थ्रू, ड्राइंग्स के एंड मॉडल्स के थ्रू। तो बच्चे के अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइमरी लर्नर है। प्राइमरी लेवल पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या बोला है। अगर यही होता अमंग हायर लेवल तो हम ये नहीं करते, जस्टिफाइंग आंसर यूजिंग ड्राइंग एंड मॉडल्स। लेकिन हमें डेवलप करनी है उसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग। और डेवलप कब होएगी? जब बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना, जब वो देख पाएगा, वो सीख पाएगा, वो समझ पाएगा, ठीक है, विजुअलाइज कर पाएगा। तो इसलिए प्राइमरी लर्नर्स है तो हमारा आंसर होगा जस्टिफाइंग आंसर यूजिंग ड्राइंग एंड मॉडल्स। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मैथमेटिक्स लर्निंग शुड प्राइमरी फोकस ऑन। मैथमेटिक्स लर्निंग जो है वो प्राइमरी किस पे फोकस करती है? ए, एक्यूरेसी एंड स्पीड, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सी, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स ऑन रिलेशनशिप, एंड डी, एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। अगर हमें NCF का पता हो थोड़ा भी तो वो किस पे फोकस करती है? इसको हम ले लेते हैं टेक्स्ट। तो NCF, और हमारा NCF आया था NCF 2005, राइट। और इसमें अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू NCF मैथमेटिक्स एजुकेशन फोकस ऑन, NCF जो है वो मैथमेटिक एजुकेशन पे किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है हमारा मेनली NCF 2005 focuses on patterns, relationships, logical thinking, right? NCF जो है हमारा वो इस पे फोकस करता है। तो इसमें क्या आएगा अगर हम समझ पा रहे हैं? तो NCF एक्यूरेसी एंड स्पीड पे नहीं, NCF एक्यूरेसी या स्पीड पे फोकस नहीं करता, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस पे भी नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप पे फोकस करता है, और एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस पे भी नहीं करता। तो क्वेश्चन 6 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। अब हम क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लर्निंग बाय डिस्कवरी इन मैथमेटिक्स। अगेन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लर्निंग बाय डिस्कवरी। तो मैथमेटिक्स में लर्निंग बाय डिस्कवरी कौन सी सिचुएशन में बेस्ट है? अब देखो, ऑप्शन ए, टीचर एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ एरिया,
तो लर्निंग बाय डिस्कवरी तो हुआ ही नहीं, टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन बी, स्टूडेंट ड्राइव एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग स्क्वायर ग्रिड। यस, स्टूडेंट ने खुद ड्राइव किया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग स्क्वायर ग्रिड का यूज करके, खुद करा है। हम ऑप्शन और भी देखेंगे। ऑप्शन सी, स्टूडेंट कॉपी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। नो, लर्निंग बाय डिस्कवरी नहीं हुआ। डी, टीचर सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑन बोर्ड। नहीं, टीचर ने सॉल्व किया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टूडेंट ड्राइव एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग स्क्वायर ग्रिड। क्वेश्चन 8, अब हमें इसको थोड़ा सा जूम आउट करना होगा, राइट। और क्वेश्चन 8, a learner is unable to apply subtraction in real life situation despite scoring well in exams. This indicates lack of, अब इस क्वेश्चन को हम हाईलाइट करेंगे, पहले दोबारा पढ़ेंगे। A learner is unable to apply subtraction, क्या है? unable to apply subtraction in real life, right? Despite scoring, यहाँ से करेंगे डिस्पाइट स्कोरिंग वेल इन एग्जाम्स, मतलब बच्चे ने स्कोर करा है एग्जाम्स में बहुत अच्छा, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन को रियल लाइफ में नहीं लगा पा रहा। स्कोर तो कर लिया, मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं बच्चे के, तो कहाँ प्रॉब्लम है? ये इंडिकेट किस चीज़ को कर रहा है? ऑप्शन ए, प्रैक्टिस को। बी, इंटेलिजेंस को। प्रैक्टिस, अगर बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं करी होती तो स्कोर भी अच्छे नहीं आते। इंटेलिजेंट भी है बच्चा क्योंकि स्कोर भी अच्छा आ रहा है, वो सॉल्व कर पा रहा है। सी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। डी, मोटिवेशन। तो किस चीज़ में बच्चे का लैक है? ये है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, उसको पता चल गया कि अच्छा मेरे इसमें से मुझे ये माइनस करना है, मुझे ये माइनस करना है, लेकिन रियल लाइफ में उस माइनस को कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो उसको नहीं समझ आया। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ये पीछे है बच्चा, उसको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी नहीं हुआ। क्वेश्चन 9, विच टीचिंग मेजरमेंट वाई शुड वाइल टीचिंग मेजरमेंट वाई शुड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बी इंट्रोड्यूस बिफोर स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसको वाइल टीचिंग मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट पढ़ाते हैं बच्चे को, तो हम क्यों पहले नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बिफोर स्टैंडर्ड यूनिट्स, राइट? तो क्वेश्चन को हम समझ पा रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट को मेजरमेंट पढ़ाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में, तो सबसे पहले हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम करते हैं, उसके बाद हम करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स को इंट्रोड्यूस। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जैसे हैंड्स पे, स्टेप्स हम करते हैं ना, जैसे स्टेप्स को एक स्टूडेंट 2 स्टेप पे है, फिर 1 स्टेप पे और चढ़ा, तो फिर उसने कितने स्टेप करे, तो बच्चा बताता है 3, तो ये क्या हुआ? एडिशन। तो ये क्या है? ये है नॉन स्टैंडर्ड हमारे यूनिट्स है, ठीक है। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट को? सबसे पहले हम डायरेक्ट ही उसको क्यों नहीं स्टैंडर्ड यूनिट कर देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए हम देखें, दे आर ईजियर टू रिमेंबर। बी, दे रिड्यूस कैलकुलेशन एरर्स। C, they help children understand the need and standard units. And D, they save teaching time. Okay, अब हमने 2 स्टेप की जब हमने बात करी नॉन स्टैंडर्ड के टूल्स की, तो हमने बोला बच्चा 2 स्टेप पे फिर 1 पे, लेकिन अब हम देखेंगे अगर उन्हें करना है 1000 स्टेप्स या 1000 को 2000 में ऐड करना है, तो हम उसको फिंगर्स पे या नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से तो नहीं कर सकते। तो उसमें बच्चे को पता चलेगा अच्छा मैम हम ऐसे नहीं कर सकते, तब हम उसको इंट्रोड्यूस करते स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? दे आर ईजियर टू रिमेंबर, नो। दे रिड्यूस कैलकुलेशन एरर्स, नो। सी, दे हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया। तो दे हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, के स्टैंडर्ड यूनिट्स की हमें क्यों ज़रूरत है, राइट। क्वेश्चन 10, विच स्ट्रेटजी बेस्ट प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। ये इनमें से कौन सी जो स्ट्रेटजी वो बेस्ट है प्रमोट, क्या प्रमोट करने के लिए? इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन से उसमें? मैथमेटिक्स क्लासरूम में। ए, सेम वर्कशीट फॉर ऑल लर्नर्स, एक ही वर्कशीट दिया जाए सभी लर्नर्स को। बी, इग्नोरिंग स्लो लर्नर्स जो हैं क्लास में हम उनको छोड़ दें। सी, यूजिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, यूजिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो और ग्रुपिंग जो हो वो फ्लेक्सिबल हो। डी, फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स। तो सबसे पहले हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें समावेशी शिक्षा, जिसमें सब
तरह का बच्चा एक साथ पढ़ता है, राइट। तो हम बी तो बिल्कुल हटा देंगे, इग्नोरिंग स्लो लर्नर्स, ठीक है। डी भी हटा देंगे, फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स। अब ए और सी में हम देखें सेम वर्कशीट फॉर ऑल लर्नर्स, नो, हम सेम वर्कशीट ऑल लर्नर्स को नहीं दे सकते, हमें उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना होता है अगर हमारे यहाँ पे पॉजिटिवली डाइवर्टेड या नेगेटिवली डाइवर्टेड बच्चा है। तो सी, यूजिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, आंसर सी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन डी का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत कम टाइम हमारा CTET में बचा हुआ है और हमें ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशंस कमेंट में देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़िए, हम उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।